नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी है लड़ाई आत्मसम्मान की और इसके लगभग 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां और अंतिम पार्ट है। तो दोस्तों, चलिए इस अंतिम पार्ट को शुरू करते हैं। सुरेखा के लिए ये सब सहना आसान नहीं था, मगर पति के मर जाने से कहीं अच्छा था कि वो उसके पास रहे। चाहे स्थिति कितनी भी बुरी हो, उसके होने की तसल्ली रहती है। पंकज के चले जाने के बाद उसने जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा जिया था, जिसे भूलने के लिए पंकज का प्यार चाहिए था, मगर वो भी नहीं हो पाया। पंकज सब कुछ भूल चुका था। सुरेखा सोचने लगी, अनाथालय से कोई बच्चा गोद लेने की कोशिश करेगी। वो नहाकर कमरे में आ गई और अपने बाल सुखाकर बांधने लगी। ड्यूटी जाना था, इसलिए खुले नहीं रख सकती थी। पंकज की नींद खुल चुकी थी। वो लेटे हुए ही सुरेखा को देख रहा था। सुरेखा ने उसकी तरफ देखा तो पंकज ने अपना मुंह फेर लिया। सुरेखा मुस्कुराई और पंकज के कपड़े अलमारी से निकालकर उसके पास रखती हुई बोली, नहा लीजिए, हम नाश्ता ले आते हैं। माँ ने बना दिया होगा, हमको नहीं खाना। पंकज ने मुंह घुमाकर कहा। अच्छा, नहा लीजिए फिर। नहाना भी नहीं है, पंकज फिर से बोला। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बिना नहाए भी बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम हैंडसम। सुरेखा उसके माथे पर हाथ रखने को ही प्यार से, मगर पंकज ने झटक दिया। ठीक है, हम जाते हैं, आपको तो हमसे बात ही नहीं करनी। सुरेखा जाने लगी। हमको एक बच्चा चाहिए सुरेखा, ला दो ना हमारे लिए। तुम तो अपनी ड्यूटी चली जाती हो, हमारा अकेले मन ही नहीं लगता, पंकज ने विनती करते हुए कहा। सुरेखा की आंखें भर आई। वो धीमे कदमों से चली गई। पंकज को कुछ समझ नहीं आया, आखिर उसके आंखों में आंसू क्यों आ गए। सुरेखा बिना नाश्ता किए ही थाने चली गई। पंकज उसे मिलकर भी नहीं मिला था। बहुत दर्द होता था उसे ये जानकर। उसे नहीं समझ आ रहा था कि पंकज को एक नॉर्मल इंसान कैसे बनाए, उसकी याददाश्त वापस कैसे लाए। वो उसी गांव में वापस गई जहां उसे पंकज मिला था। वहाँ बहुत से भिखारी सड़क पर दिखे थे, तो उसने पंकज के बारे में उनसे पंकज की तस्वीर दिखाते हुए पूछा कि वो लोग उसे जानते हैं या नहीं। उनमें से एक भिखारी बोला, कुछ दिनों से मालूम नहीं वो लड़का कहाँ है। हम लोगों ने बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। हम लोगों को पहली बार वो नदी के किनारे एक पत्थर पर बेहोश पड़ा हुआ मिला था। उसके माथे पर चोट आई थी, पत्थर पर खून के निशान थे। हम सब उसे सदर अस्पताल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने सर्जरी को कहा। हम लोगों के पास पैसे नहीं थे। उसी टाइम कोई विजय ठाकुर के नाम से चैरिटी का पैसा अस्पताल में आ गया था गरीबों की मदद के लिए, तो डॉक्टर ने उस लड़के की भी सर्जरी कर दी। वो अपना पिछला सब कुछ भूल चुका था। हम लोग उसे अपने साथ ले आए। यहाँ भीख मांगकर एक दूसरे का गुजारा चल जाता था। अब पता नहीं वो कहाँ चला गया मैडम। सुरेखा रोने लगी। तो दूसरे भिखारी ने पूछा, क्या हुआ मैडम, क्या वो आपका कोई रिश्तेदार था? मेरे पति हैं वो, मैं उन्हें अपने घर ले गई हूँ। वो सब कुछ भूल चुके हैं, अब बच्चे की जिद कर रहे हैं। हम बच्चा कहाँ से लाएंगे, वो समझते ही नहीं हैं। हमने अनाथालय फ़ोन भी किया था, मगर वहाँ से भी मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अपनी ड्यूटी के साथ एक बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे और पंकज अपनी दिमागी हालत से स्वस्थ नहीं है, इसलिए वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। पंकज ठीक से बात भी नहीं कर रहे, हम क्या करें? सुरेखा ने अपना दुख सुनाया। एक भिखारी ने सब कुछ सुनकर कहा, मैडम जी, छोटी मुंह बड़ी बात ना कहें तो हम एक उपाय बताएं आपको। बताइए ना, हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। सुरेखा हैरान परेशान बोली। भिखारी ने कहा, हमारी बेटी बिन माँ की बच्ची है। अभी कुछ वक्त पहले ही हमारी पत्नी का देहांत हो गया था। बच्ची बहुत रोती है उसके लिए। मैं समय पर दूध भी नहीं दे पाता उसे। गरीबी हमारी उसकी किस्मत न चुरा ले, डर लगता है। अगर आप उसकी परवरिश कर दें तो दिल से दुआएं देंगे आपको कि आपके पति ठीक हो जाएं और आपके हिस्से का प्यार आपको मिले मैडम जी। सुरेखा को ऐसे लगा कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया।
सुरेखा बोली, आप नहीं जानते आप कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं मुझ पर। अगर बच्चे की भलाई हो जाए और हमारे पंकज की मुस्कान वापस आ जाए तो हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा। अपनी बच्ची ले आइए, हम माँ बनेंगे उसकी, एक अच्छी परवरिश भी देंगे। भिखारी फिर बोला, आपका जब अपना बच्चा होगा तो हमारी लाडो को भी प्यार करेंगी ना। आप हमारे घर आकर देख सकते हैं, कभी भी हम लाडो को हमेशा प्यार करेंगे और सरकार को एप्लीकेशन भी देंगे ताकि आप लोगों को भी एक घर मिले। सुरेखा ने मुस्कुराकर कहा। सभी भिखारियों के चेहरे खिल गए। उस एक भिखारी ने अपनी बच्ची लाडो, वो उसे प्यार से इसी नाम से बुलाते थे, को ले आते हुए सुरेखा की गोद में दे दिया। सुरेखा उस फूल सी नाजुक बच्ची को देखकर मुस्कुरा उठी और उसे सीने से लगाती हुई मन ही मन बोली, हम तुम्हें एक काबिल इंसान बनाएंगे लाडो। भिखारी ने नम आंखों से अपनी लाडो को सुरेखा को दे दिया और ले जाने को कह दिया। सुरेखा ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उन सबको देते हुए कहा, हम जब तक आप सबके लिए वापस आए, हमें उम्मीद है तब तक ये कुछ पैसे आपके बहुत काम आएंगे। ये कोई कीमत नहीं दे रहे हैं हम, बस आप सबकी थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। सही मायने में आज हम भिखारी हैं और आप लोग दानी। आप सबका ये एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। हम जल्द ही आप सबके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर लौटेंगे। सुरेखा वहां से घर चली गई। लाडो का पिता कुछ देर उदास रहा, फिर मुस्कुराते हुए अपनी बच्ची के भविष्य के लिए सोचकर निश्चिंत हो गया कि अब उसकी बच्ची एक अच्छी जिंदगी जिएगी। कुछ सामान खरीदने के बाद सुरेखा लाडो को लेकर घर पहुंची। बाकी सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। पंकज छत पे जाकर बैठा हुआ चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहा था। सुरेखा ने अपना सामान कमरे में रखा और लाडो को लिए हुए छत पर आ गई। पंकज दूसरी तरफ पेड़ों को देख रहा था। सुरेखा बोली, पंकज, हम आपके लिए किसी को लेकर आए हैं। हमें नहीं मिलना किसी से, हमको अभी अकेले रहना है। पंकज ने वैसे ही रूठ कर कहा। सुरेखा धीमे कदमों से उसके पास आई और लाडो को उसकी गोद में रखते हुए बोली, अपनी नजरों से एक बार देख तो लीजिए कि ये कौन है। अब पंकज की नजर लाडो पर गई। लाडो मुस्कुरा रही थी। पंकज उसे देखकर खुश हो गया। उसने एक झटके में सुरेखा को अपनी तरफ खींचा और उसके गाल को चूम कर बोला, तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो सुरेखा। तुमने हमको ये प्यारी सी बच्ची लाकर दी। हम आज बहुत खुश हैं। हमें हमारी बेटी मिल गई। अब जीवन का हर लम्हा बहुत खूबसूरत होगा। पंकज लाडो के साथ व्यस्त हो गया। लाडो उसकी गोद में हंस रही थी। सुरेखा अपने गालों पर हाथ रखे हुए मुस्कुरा रही थी। इस लम्हे में सुकून बहुत था। उसे याद आया, ठाकुर विजय ने अनजाने में ही सही पंकज को नई जिंदगी दी थी। उसे शुक्रिया कहना बेहद जरूरी था क्योंकि उन्होंने उसकी जिंदगी वापस की थी। सुरेखा उठकर कुछ काम करने के लिए जाने लगी तो पंकज ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। सुरेखा उसके पास ही बैठ गई। हम नहीं जानते पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है सुरेखा, मगर तुम्हारे होठों पर एक खामोशी देखते हैं हर पल। हमें तो कुछ भी याद नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमें बता दो सब कुछ। जैसे तुमने हमारी एक तमन्ना पूरी कर दी, हम भी तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करना चाहते हैं। पंकज ने कहा, आप हमारे पास लौट आए पंकज, हमारी जिंदगी में बाहर आ गई। हमें और कोई चाहत नहीं, सुरेखा ने प्यार से कहा। पंकज मुस्कुराया। तुम बहुत अच्छी हो सुरेखा। बच्ची का नाम क्या है? लाडो। बहुत सुंदर नाम है। हम बहुत प्यार करेंगे अपनी बेटी से। इसने दूध पिया कि नहीं? कुछ खाया या नहीं? नहीं, हम बनाकर लाते हैं इसके लिए दूध। सुरेखा नीचे चली गई। पंकज लाडो के साथ बातें करने लगा। पंकज की लाडो, बहुत प्यारी हो तुम, बिल्कुल सुरेखा की तरह। थोड़ी देर में सुरेखा लाडो के लिए दूध ले आई।
पंकज ने बोतल अपने हाथों में लिया और लाडो को दूध पिलाने लगा। थोड़ी ही देर में लाडो दूध पीकर पंकज की गोद में ही सो गई। पंकज उसके माथे को बड़े ही प्यार से सहला रहा था। सुरेखा ने पंकज को यूं सुकून से देखा तो वो मुस्कुराकर अपना काम करने चली गई। पंकज लाडो के लिए बहुत देर तक छत पे बैठा रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। कुछ दिन गुजर गए। सुरेखा ने उन भिखारियों के लिए सरकार को एक एप्लीकेशन लिखी, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। सरकार ने अपनी मजबूरियों के साथ एप्लीकेशन वापस भेज दी। सुरेखा के पास अब एक ही रास्ता था, विजय। वो ही इन भिखारियों की मदद कर सकता था। वो ड्यूटी जाने से पहले विजय के घर आई। नौकर को कहकर विजय को बुलवाया। विजय सुरेखा को अपने घर में पाकर बहुत खुश हुआ। कहो सुरेखा, कैसी हो? पंकज आ गया है तुम्हारे पास। अब सब ठीक है ना? विजय ने कहा। सब कुछ ठीक है सर। कुछ साल पहले जो सदर अस्पताल में आपने गरीबों के लिए डोनेशन दिया, तब हमारे पंकज वहीं थे। उनका इलाज भी आपके दिए हुए पैसों से ही हो पाया था। आप नहीं जानते, मगर आपने हमारी बहुत मदद कर दी है। आपको शुक्रिया कहने के साथ साथ एक और उद्देश्य की पूर्ति की उम्मीद लेकर हम यहाँ आए हैं। सुरेखा बोली। अच्छा लगा जानकर हम तुम्हारे काम आए। कहो, कौन सी उम्मीद लेकर आई हो? तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, विजय ने प्यार से कहा। सुरेखा ने नजरें नीची की। लाडो के संबंधित हर बात उन्हें बताई। उन भिखारियों के लिए अगर रहने का इंतजाम आप करवा देते तो बहुत एहसान होगा। हमारे पास जैसे जैसे पैसे हो जाएंगे हम आपको दे देंगे। विजय मुस्कुराकर बोला। बस इतनी सी बात के लिए आपने खुद को इतनी तकलीफ दी। सब कुछ हो जाएगा सुरेखा। एक बात और कहना चाहेंगे आपसे। आप यहाँ मत आइएगा। पहले ही हमारा नाम आपके साथ जोड़कर समाज ने आपको बहुत तकलीफ दी है। हम आपसे प्यार करते हैं, उसी का परिणाम आपको भुगतना पड़ा। हम अब नहीं चाहते आपके जीवन में कोई मुसीबत आए। आपने पंकज के साथ आप खुश रहिए, यही हमारी प्रार्थना है। आपका प्यार अपनी जगह सही है सर। रही बात समाज की, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अब लड़ना सीख गए हैं हम। आपकी वजह से आज पंकज हमारे पास सही सलामत है। आपको शुक्रिया कहने भी ना आए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आपसे एक और दरख्वास्त है। एक अच्छी सी लड़की से ब्याह कर लीजिए। अपनी जिंदगी हमारे कारण बर्बाद ना कीजिए, सुरेखा ने समझाते हुए कहा। अरे, इसे जिंदगी बर्बाद करना थोड़े ही कहते हैं। मोहब्बत में लोग इससे भी ज्यादा कुर्बानियां देते हैं। अम्मा को बहुरिया नहीं चाहिए होती तो ब्याह ना करते, मगर उनको भी दुख नहीं दे सकते। तुम्हारे सिवा अगर कोई दूसरी अच्छी लगी तो हम ब्याह कर लेंगे, आप टेंशन ना लो। शुक्रिया सर। हम प्रार्थना करेंगे आपको उस लड़की से प्यार हो जाए जो आपकी जिंदगी में सिर्फ आपके लिए आए। दिल से कह रहे हैं, आप हमेशा खुश रहें। गांव के लोगों में एक आप ही हैं जिसकी सोच बहुत ऊपर है। हमें शादी में जरूर बुलाइएगा। ये भी कोई कहने की बात है? तुम्हें तो आना ही है पंकज और लाडो के साथ। दोनों हंस पड़े। सुरेखा वहां से ड्यूटी चली गई। विजय ने उन सारे भिखारियों के लिए अपनी कुछ जमीन दे दी और वहां उनके रहने के लिए घर बनवा दिया। अपनी कंपनी में मजदूर की नौकरी दिलवा दी और काम का ट्रेनिंग भी करवा दिया। जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, काम करने के लिए उन्हें महीने का खर्च वो खुद दे देता था। उसी दौरान गांव की एक लड़की कांता के विधवा होने की खबर आई। उसकी शादी को कुछ महीने ही हुए थे। उसका पति शादी से पहले ही बीमार था, मगर उसके माता पिता ने अपने बेटे की बीमारी छुपाते हुए उसकी शादी कांता से करवा दी थी। अब जब उसका पति बीमारी से मर गया तो उसके सास ससुर ने उसे ही भला बुरा कहा और घर से निकाल दिया।
कांता रोती हुई अपने गांव आई थी। ठाकुर ने जब ये सब बातें सुनी तो ईश्वर का इशारा उसे समझ में आ गया। शायद इसी लड़की की जिंदगी में उजाला करने के लिए ही भगवान ने उसे अपने प्यार से नहीं मिलने दिया था। विजय ने अगले ही दिन शादी का प्रस्ताव कांता के यहाँ भेज दिया। एक विधवा लड़की के माँ बाप ऐसा मौका नहीं गंवाते। कांता ने भी अपनी जिंदगी को एक मौका देना चाहा, तो बस रिश्ता पक्का हो गया। विजय के माँ बाबूजी कुछ दुखी तो हुए थे विजय की इस जिद पर, मगर था वो उनका बेटा ही, उसकी बात माननी ही थी। उन्होंने विजय की खुशी के लिए शादी की हामी भर दी। राजू और रतन ने शादी की सारी तैयारियां करवा दी थी। बड़े ही धूमधाम से विजय ने कांता से विवाह किया। उसके घर शादी में सुरेखा, पंकज और लाडो के साथ आई। विजय ने कांता को सुरेखा के बारे में सब कुछ बता दिया था। सुरेखा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा है। इन्हीं से सीखा है जीवन में सही राह पर चलना। बहुत मजबूत लड़की है सुरेखा, तुम इससे बहुत कुछ सीखोगी, विजय ने कांता से कहा। कांता सुरेखा को देख ही रही थी और सोच रही थी उसे भी अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर विजय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर ने उसे एक अच्छा पति और घर बार सब दिया है। वो मुस्कुराकर बोली, हम आपको जीवन भर खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हम भी आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देंगे और भर देना चाहते हैं, विजय ने मुस्कुराकर कहा। शादी की रस्मों के खत्म होने के बाद सुरेखा ने विजय से जाने की आज्ञा मांगी, तो विजय ने मना नहीं कर पाया। सुरेखा पंकज और लाडो को लेकर घर लौट रही थी। पूरे गांव वाले आज उसे देख रहे थे। वो विजय के घर से आ रही थी, मगर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सुरेखा को कुछ भी बुरा भला कह सके। वो सबके सामने से पंकज से बातें करते हुए लाडो को गोद में लिए जा रही थी। उसे आज भी अपने का वो भयानक त्रासदी वाला दिन याद था। वो लोगों को अपनी सोच पर शर्मिंदा होने के लिए बस इतना ही काफ़ी था कि आज सुरेखा एक काबिल इंसान है। उसने अपनी तपस्या से अपने पति को भी दोबारा पाया है और उसका दोषी सलाखों के पीछे अपने दिन गिन रहा था, क्योंकि अंकित को उम्र भर जेल के अंदर रखने की सारी तैयारियां उसने कर रखी थी। अब उसने पंकज को पढ़ाना लिखाना शुरू किया, क्योंकि याददाश्त के गुम होने के कारण वो लिखना पढ़ना भी भूल गया था। हालांकि पंकज के सारे सर्टिफिकेट्स थे, मगर पढ़ना लिखना उसके लिए ज़रूरी था। लगभग 2 साल हो गए थे सुरेखा ने उसे पढ़ना लिखना सिखा दिया था। आज पंकज हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोलना और लिखना समझ गया था। सुरेखा चाहती थी पंकज फिर से काम करे और पहले की तरह नॉर्मल इंसान बन जाए। पंकज अपने माँ से ज़्यादा सुरेखा को चाहने लगा था, क्योंकि उसकी पिछली ज़िंदगी उसे याद ही नहीं आई। वह अपनी लाडो और सुरेखा के साथ बहुत खुश था। अगर कुछ नहीं सिखाया था सुरेखा ने, तो वो था प्रेम, जो इंसान अपनी उम्र के कारण खुद ही सीख लेता है। 2 साल रहते रहते पंकज को सुरेखा बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसे भी समझ नहीं कि ये बदलाव क्या है, मगर उसे सुरेखा से फिर से मोहब्बत हो गई थी। सुरेखा ने पंकज को कभी कुछ नहीं कहा और ना ही कोई ज़बरदस्ती की। पंकज का प्रेम प्राकृतिक और निश्चल था। वो खुश थी अपने पंकज को दोबारा पाकर। लाडो 3 साल की हो गई थी। सुरेखा माँ बनने वाली थी। उधर कांता ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम विजय ने विक्रांत रखा था। अक्सर विजय और कांता सुरेखा से मिलने उसके घर आया करते थे। लाडो का पिता भी लाडो से मिलने सुरेखा के घर आया करता था। कुछ महीनों बाद सुरेखा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे पंकज ने प्यार से रेखा कहा। लाडो अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश थी। इन दिनों पंकज को दूसरी नौकरी भी मिल गई, मगर इस बार सुरेखा उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो अपने दोनों बेटियों को लेकर साथ जाने को तैयार हो गई और अपना ट्रांसफ़र भी उसी शहर में करवा लिया जहाँ पंकज को नौकरी लगी थी। प्रिया की बेटी भी कुछ बड़ी हो गई थी। प्रिया ने दूसरी शादी करनी नहीं चाही, इसलिए वो अपनी बेटी और परिवार के साथ ही रहती थी। परिवार का पूरा खर्चा पंकज और सुरेखा उठाते थे।
अंकित अभी भी जेल में थे। कभी कभी प्रिया उससे मिलने जाया करती थी। अंकित को अपनी गलती का पछतावा तो था, मगर सुरेखा और प्रिया दोनों का दोषी होने के कारण उसे अब जेल में ही जिंदगी गुजारनी थी। सुरेखा अपने पंकज के साथ नए घर में बच्चियों के साथ बहुत खुश थी। जिंदगी एक बार फिर से खूबसूरत हो गई थी। जिंदगी तूफानों से घिरी हुई एक मौसम है। हमें तूफानों का रुख बदल कर जीना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और नई दिलचस्प कहानी में। तब तक कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।